हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है उसको समझने में। है बहुत इजी कॉन्सेप्ट, लेकिन थोड़ा-सा अगर इसको दिमाग लगा के समझे तो बहुत ही आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है मस्कुलर स्ट्रेंथ और मस्कुलर एंड्योरेंस का। आज इसका डिटेल में कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कैसे इनको बढ़ा सकते हैं, किस तरह की ट्रेनिंग करना चाहिए, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मसल्स के फिजियोलॉजी में घुसने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस होता क्या है ना। तो बहुत ही सिंपल भाषा में अगर हम समझने का कोशिश करें, स्ट्रेंथ जो है किसी भी एक रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए जो हमारा जो शरीर का जो हमारा क्षमता है उसको हम स्ट्रेंथ बोलेंगे, है ना। और एंड्योरेंस हो गया किसी भी एक चीज को हम लोग कितना रेपिटेशंस में अगर हम कर सकते हैं वो हो गया हमारा एंड्योरेंस। फॉर एग्जांपल सपोज जिम में आप डेडलिफ्ट आपको करना है, डेडलिफ्ट आप मैक्सिमम एक चांस में एक गो में आप कितना केजीज आप लिफ्ट कर सकते हो। सपोज आपका मैक्सिमम जो कैपेसिटी है आप 200 केजीज का डेडलिफ्ट आप लिफ्ट कर सकते हो, वही आपका लास्ट है। तो वो हो गया आपका स्ट्रेंथ, यानी आप जितना मैक्सिमम आप लिफ्ट कर सक रहे हो तो उसमें आपका स्ट्रेंथ लग रहा है। लेकिन आपके एंड्योरेंस के लिए आप कितना रेपिटेशंस आप डेडलिफ्ट का कर सकते हो, यानी आप 200 केजी के डेडलिफ्ट को आप अगर 10 बार 12 बार 15 बार आप कर रहे हो तो वो आपका एंड्योरेंस हो गया। तो ये था हमारा स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस। अब देखते हैं मसल्स की फिजियोलॉजी क्या कहती है ना। मसल को थोड़ा डिटेल्स में हम समझने की कोशिश करते हैं। मसल्स जो है हमारा वो बहुत सारे सेल्स से बना होता है, जिसको हम मसल्स फाइबर्स बोलते हैं, है ना। तो ये फाइबर्स जो होते हैं आपस में ना बंडल्स में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मसल्स का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो मसल्स फाइबर्स से बना होता है, और जो मसल्स फाइबर है वो बना होता है मायोफिब्रिल से। तो ये समझने का है, बहुत ही इजी है। तो हमारा मसल्स किससे बना होता है? मसल्स बना होता है मसल्स फाइबर से, और मसल फाइबर बना होता है मायोफिब्रिल से। जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो जो नंबर ऑफ मायोफिब्रिल्स है वो बढ़ जाता है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से क्या बढ़ता है? जो मायोफिब्रिल्स है हमारे मसल्स के अंदर, जिससे हमारा मसल फाइबर बना हुआ है, वो इंक्रीज हो जाता है। जब वो इंक्रीज होता है तब क्या होता है? हमारा मसल्स का साइज इंक्रीज होता है, तब हमारा हाइपरट्रॉफी होता है, जो हमें जिम करने पे हमें पता चलता है। अगर आप बाइसेप्स कर्ल करें या फिर बेंच प्रेस मारें चेस्ट के लिए, तब क्या होता है? वो हम क्या कर रहे हैं? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है? हमारे बॉडी में हमारे मसल्स फाइबर्स के अंदर मायोफिब्रिल्स की संख्या जो है बढ़ जा रही है, जिसके कारण हमारा मसल्स का साइज बढ़ जा रहा है और इससे हाइपरट्रॉफी हो जाता है। इसलिए जो जिम करते हैं उनका देखिएगा बॉडी फुला फुला लगता है, मसल्स एकदम पम्प्ड अप लगता है। अब जब हम लोग इनएक्टिविटी में रहते हैं, यानी हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, तो ये प्रोसेस जो होता है आपका रिवर्स में हो जाता है, यानी अट्रॉफी हो जाता है। ठीक है, तो तब क्या होता है? अगर हम लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते हैं तो मायोफिब्रिल्स का जो नंबर्स है वो बढ़ता नहीं है, जिससे हमारा मसल्स का साइज भी कम हो जाता है। सिंपल। अब आ जाते हैं और देखते हैं कि हमारे शरीर का जो आगे का पार्ट है उसमें कौन कौन से मसल्स हम देख सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं बाइसेप्स बोलते हैं इसको, ब्रैकियस बोलते हैं, ट्रेपेजियस, सार्टोरियस, क्वाड्रिसेप्स में 4 मसल्स होते हैं इसलिए क्वाड्रिसेप्स। ठीक है, गैस्ट्रोनिमस। तो ये सारे आपके जो मेन जो मसल्स है उनके नाम दिए हुए हैं, ये नाम आपको याद होने चाहिए। सोलियस। ठीक है, अब बैक साइड से अगर देखें तो हम यहाँ पे अपना काफ मसल, जिसको हम लोग गैस्ट्रोनिमस बोलते हैं, अचीलिस टेंडन जो बहुत ही फेमस है। अगर आपने ट्रॉय मूवी देखा है तो उसमें आपको पता चल गया होगा क्यों इस मसल को अचीलिस टेंडन बोला जाता है। क्वाड्रिसेप्स। और बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि बाइसेप्स सिर्फ हाथ में होता नहीं, बाइसेप्स हमारे हैमस्ट्रिंग्स मसल्स का भी एक ग्रुप है। हैमस्ट्रिंग्स मसल जो 3 मसल्स से बना होता है उसमें एक बाइसेप्स भी होता है, बाइसेप्स फीमोरिस, ग्लूटियस मैक्सिमस। ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, मैं इसमें और टाइम वेस्ट नहीं करता, और चलिए देखते हैं हमारा जो मसल टिश्यू है, स्केलेटल मसल टिश्यू, उसकी जो बेसिक फिजियोलॉजी वो क्या है। आप जैसे देख सकते हो ये हमारा आर्म है जो हम कर्ल कर रहे हैं, यानी डंबल कर्ल कर रहे हैं। तो उससे अगर मसल का सिरा हम निकालें और उसको मैग्नीफाई करके देखें तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। और ये जो बंडल्स है, इस बंडल्स के अंदर हमारे मसल फाइबर रहते हैं, और इस मसल फाइबर के अंदर ये मायोफिब्रिल, जो हम अभी कुछ देर पहले डिस्कस कर रहे हैं। आप सोच सकते हो ये जो हमारा सेल है, मसल फाइबर जो हमारा सेल है, उस सेल के अंदर भी कितने सारे मायोफिब्रिल्स होंगे जो हमारे
स्ट्रेंथ को बढ़ाने में काम करता है। जब हम मसल फाइबर्स की बात करते हैं तो दो ही मसल फाइबर्स हमारे मन में आता है। पहला होता है स्लो ट्विच फाइबर्स और दूसरा होता है फास्ट ट्विच फाइबर्स। स्लो ट्विच फाइबर्स होता है ये फैटिग रेसिस्टेंट होता है, यानी ये बहुत जल्दी थकता नहीं है ना। स्लो ट्विच फाइबर्स आपको अगर मैं एग्जांपल दूं तो ये आपको जो मैराथन रनर्स हैं उनके अंदर आपको ये ज्यादा देखने मिलेगा स्लो ट्विच फाइबर्स। और ये जो होता है ये बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता और जैसे कि फास्ट ट्विच फाइबर करता है, और ये इसमें बहुत ज्यादा ही ऑक्सीजन के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है एनर्जी के लिए। और अब आ जाइए फास्ट ट्विच फाइबर से, ये बहुत जल्दी ही कॉन्ट्रैक्ट करता है और बहुत फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसलिए फास्ट ट्विच फाइबर्स की संख्या जो 100 मीटर रनर्स होते हैं उनमें ज्यादा होता है, वेट लिफ्टर्स में ज्यादा होता है। जो एक एक्सप्लोसिव वर्कआउट जो करते हैं उनमें फास्ट ट्विच फाइबर्स ज्यादा होता है, और जो एक प्रोलॉन्ग एक एंड्योरेंस वाला जो वर्कआउट करते हैं जिसमें ऑक्सीजन का ज्यादा हेल्प लगता है वो उसमें स्लो ट्विच फाइबर ज्यादा होता है, जैसे कि जो हमारे मैराथन रनर्स हैं। फास्ट ट्विच फाइबर जो होता है वो बहुत जल्दी थक जाता है स्लो ट्विच फाइबर से, और ये बेसिकली नॉन ऑक्सीडेटिव इसका एनर्जी सिस्टम है, इसको एनर्जी की दरकार नहीं रहती। अब आ जाइए मोटर यूनिट में। जब एक हम मोटर यूनिट का बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में जो पिक्चर बनता है वो होता है एक न्यूरॉन का, जो कि एक नर्व सेल होता है जो सारे हमारे जो मोटर कनेक्शन है उसको जोड़े रखता है। तो मोटर यूनिट है, इसमें बोल रहे हैं कि जो नर्व्स होते हैं वो हमारे मसल फाइबर्स को कनेक्ट करके रखते हैं, क्योंकि जो सिग्नल आता है हमारे मूवमेंट का वो हमारे ब्रेन से ही आता है। ब्रेन का जो सिग्नल है वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं न्यूरॉन्स का जो जाल होता है वो, उससे हमारे मसल फाइबर्स तक पहुंचता है। तो ये बहुत ज्यादा एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अब आ जाइए फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अगर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो क्या क्या फिजियोलॉजिकली हमारे अंदर चेंजेस आती हैं, बहुत सारी स्टडीज भी हुई हैं इसके ऊपर। सबसे पहला जो चेंज है जो हमें देखने भी मिलता है वो होता है अगर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें तो हमारे मसल का मास और साइज दोनों बढ़ता है, क्योंकि हमारा मसल फाइबर्स बढ़ता है। जैसे कि हमने आगे डिस्कस किया, मायोफिब्रिल्स का संख्या बढ़ जाता है जिससे मसल फाइबर बढ़ता है, जिससे हमारा शरीर में जो साइज होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है मसल्स का। दूसरा चीज जो होता है वो होता है हमारा जो मोटर यूनिट है उसका यूटिलाइजेशन ज्यादा होता है और बढ़ जाता है, और ये अच्छे एक कोऑर्डिनेटेड वे में हमारा मोटर यूनिट्स काम करता है। हमारे टेंडन, लिगामेंट और बोन्स में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, और जो हमारा जो ब्लड है, हमारे ब्लड का जो सप्लाई होता है मसल्स में वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जो हमारा ब्लड फैट लेवल्स है, बायोकेमिकल प्रोसेस है, ये भी काफी ज्यादा इंप्रूव करता है अगर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अच्छे से करें तो। अब आ जाइए बेनिफिट्स ऑफ मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, दोनों का बेनिफिट क्या है। ये हमारा बेसिकली फिजिकल एक्टिविटीज का जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करता है, हमें इंजरीज से बचाता है, हमारा बॉडी का जो कंपोजिशन है उसको इम्प्रूव करता है, हमारा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, हमारा खुद का जो सेल्फ इमेज है उसको अच्छा करता है, उसको बढ़ाता है। हम अच्छा कॉन्फिडेंट वे में हम घूम सकते हैं इधर से उधर। हमारा जो बोन और मसल का जो हेल्थ है वो एज के साथ जो होता है वो घटते जाता है, लेकिन अगर हम मस्कुलर स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस का ट्रेनिंग करें तो वो वैसे ही बरकरार रहता है काफी समय तक, और बहुत सारे क्रोनिक डिजीज हमें नहीं होते। अब आ जाइए एसेसिंग मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, किस तरह से हम इन दोनों चीजों को एसेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो चीज है मस्कुलर स्ट्रेंथ, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था किस तरह से हम एसेस करेंगे उसको, इसमें हम एक ही रेपिटेशन मारेंगे मैक्सिमम जो आपका होगा। जैसे मैंने आपको डेडलिफ्ट का एग्जांपल दिया था, तो आपका जो एक मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस आपको जो जितना पावर आपको लगता है ये फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो आपका हो जाएगा आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ, है ना। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आपका जो मैक्सिमम कैपेसिटी है डेडलिफ्ट का वो 200 kg है, तो ये वो आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ को एसेस करने का जरिया बन जाएगा। और मस्कुलर एंड्योरेंस हो गया कि आप किसी एक चीज को कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ रेपिटेशंस में, जिसमें आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो यानी मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो, वो आप कर सकते हो। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप कितना रेपिटेशंस आप मार सकते हो, आइदर आप बेंच प्रेस कर रहे हो या फिर आप डेडलिफ्ट कर रहे हो, कुछ भी, तो उसमें आपका रेपिटेशंस काउंट होगा, तो वो आ जाएगा आपका एंड्योरेंस में। अब आ जाइए टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस, कितने तरीके की और किन किन तरीके की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के एक्सरसाइजेस होते हैं। तो सबसे पहला और सबसे फेमस जो होता है वो स्टैटिक, या फिर इसे हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज भी बोलते हैं। ये ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें मसल का कॉन्ट्रैक्शन जब होता है उसमें मसल्स का जो लेंथ है उसमें कोई फर्क नहीं आता, यानी मसल के लेंथ को बिना चेंज किए हुए ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसे हम स्टैटिक
एक्सरसाइजेस या फिर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज भी बोलते हैं। दूसरा है डायनेमिक एक्सरसाइज या फिर आइसोटोनिक एक्सरसाइज। ये ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें मसल का जो लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ, उसमें चेंजेस आते हैं, यानी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो लेंथ भी चेंज होता है। अब इसके अंदर है कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल कब फोर्स अप्लाई करता है, जब वो सिकुड़ता है, उसको हम लोग कंसेंट्रिक बोलते हैं। और इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल तब फोर्स अप्लाई करता है जब वो फैलता है, यानी बड़ा होता है, लेंथन होता है। अब आ जाइए टाइप्स ऑफ डायनेमिक एक्सरसाइजेस में। कितने तरीके के डायनेमिक एक्सरसाइजेस होते हैं। सबसे पहला है वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी इसमें हम क्या करते हैं, लोड को चेंज करते हैं और हमारा जो जॉइंट का जो रेंज ऑफ मोशन है उसको हम लोग रेजिस्टेंस देते हैं लोड चेंज कर करके। और दूसरा है इसेंट्रिक लोडिंग। इसमें हम क्या करते हैं, हम लोग लोड देते हैं किसमें, मसल्स पे, जब वो लेंथन होता है, यानी बड़ा हो रहा होता है, ठीक है, उसको हम लोग इसेंट्रिक लोडिंग बोलते हैं। फिर आ जाइए प्लायोमेट्रिक्स में। प्लायोमेट्रिक्स होता है एक सडन इसेंट्रिक लोडिंग स्ट्रेचिंग फॉलोड बाय ए कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ये एक तरह का छोटा सा एक एक्सप्लोसिव एक्सरसाइजेस के तौर पे हम इसको करते हैं, जिसमें एक अचानक से हमारा एक इसेंट्रिक लोडिंग आ जाता है जब हम मसल पे कोई एक लोड दे देते हैं और हमारा मसल्स जो होता है वो लेंथन होता है। उसके बाद क्या होता है, वही मसल्स फिर स्ट्रेच होगा और फिर से कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में आ जाएगा। तो ये दोनों चीजें इसमें, कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक दोनों चीजें इसमें होती है, इसलिए इसको प्लायोमेट्रिक बोलते हैं और इसको हम लोग एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को बढ़ाने में हम इसको यूज करते हैं। फिर आ जाइए स्पीड लोडिंग में। इसमें क्या होता है, हम बहुत ही तेजी के साथ जो लोड को हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं, जितना तेजी के साथ हो सके उतना उतना अच्छा, उसमें मसल्स की इंप्रूवमेंट और ज्यादा होती है, इसलिए हम इसे स्पीड लोडिंग करते हैं कि इसमें जो मेन जो हम एम्फेसिस देते हैं वो स्पीड ऑफ लोडिंग पे, यानी कितने स्पीड में हम वेट दे रहे हैं। फिर आ जाइए आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस में। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिसमें लोग फोर्स एक्सर्ट करते हैं एक कांस्टेंट स्पीड में, ठीक है। इसमें स्पीड जो रहता है वो सेम रहता है अगेंस्ट इक्वल फोर्स, यानी एक इक्वल फोर्स के अगेंस्ट जब हम लोग कांस्टेंट स्पीड में हम लोग फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो उस टाइप के एक्सरसाइज को हम लोग आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज भी बोलते हैं। अब आ जाइए क्रिएटिंग ए सक्सेसफुल वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम। हम लोग किस तरह से एक अच्छा सक्सेसफुल वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम कर सकते हैं इन दो चीजों को बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहला जो होता है चूजिंग इक्विपमेंट। तो कौन सा इक्विपमेंट हमें चूज करना चाहिए, मशीन्स हम यूज करें इसको बढ़ाने के लिए या फिर फ्री वेट्स। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली हमें चाहिए रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस दोनों से ही हमें मिलता है, मशीन से आप कर लो चाहे आप फ्री वेट से कर लो। अगर आप मशीन से एक्सरसाइज करोगे तो वो ज़्यादा सेफ रहता है, कन्वीनियंट रहता है बहुत लोगों के लिए और इजी टू यूज रहता है, इसमें आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फ्री वेट जो होता है उसमें क्या रहता है, आपको ज़्यादा केयर का जरूरत है, उसमें आपको बॉडी का खुद का बैलेंस और कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरत है। और इसमें जो स्ट्रेंथ होता है ना वो डायरेक्ट आपके डेली एक्टिविटीज में आपको ट्रांसफर करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक बार में अगर आप 15-15 केजीज के वेट्स लगा के अगर आप बेंच प्रेस मार रहे हो, उसमें आपका अलग इफेक्ट पड़ेगा। और अगर आप वही सेम बेंच प्रेस अगर आप एक मशीन में मार रहे हो, उसमें आपको ज़्यादा कोऑर्डिनेशन और ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस का ज़रूरत पड़ेगा और मशीन में आपको ज़्यादा सेफ रहता है क्योंकि आपको किसी की मतलब हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप सिर्फ बेंच में अगर आप फ्री वेट्स के साथ अगर आप बेंच प्रेस करोगे तो आप अगर आप हैवी वेट्स मारोगे तो आपको किसी ना किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों पार्ट 1 का वीडियो यहीं तक था, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ही लंबा है तो ये वीडियो मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का सोचा है। तो पार्ट 1 में यहीं तक है। इसके आगे का जानकारी लेने के लिए पार्ट 2 वाले वीडियो को ज़रूर देखें। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ चैट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, आपका डाउट इंस्टेंटली क्लियर किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।